नोएडा के ट्विन टावर का जिक्र करते हैं। ध्वस्तीकरण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, अब पाबंदियां भी शुरू कर दी गई हैं। देखिए, नोएडा ट्विन टावर के आसपास नो फ्लाई जोन घोषित किया जा चुका है। नो फ्लाई जोन का मतलब यह है कि आज से 31 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। मौके पर पुलिस मुस्तैद कर दी गई है, क्योंकि 28 अगस्त को ट्विन टावर को ध्वस्त करने की अंतिम तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए, अब नई पाबंदियों के बारे में भी आपको जानकारी देते चलें। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि इतने सारे विस्फोटक लगाए जा चुके हैं। तो अब प्रशासन की पूरी नजर रहेगी चाक चौबंद व्यवस्थाओं पर, जहां सुरक्षित रहे पूरा एरिया, आसपास का एरिया, इसी पर ध्यान दिया जा रहा है। धारा 144 है, भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, आसपास नो फ्लाई जोन है, कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकता, कानूनी कार्रवाई होगी, ये भी तय हो चुका है। सुरक्षा और निगरानी, ये दोनों चीजें चरम पर हैं, क्योंकि 28 अगस्त को ही ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया होनी है। उससे पहले तैयारी पूरी हो चुकी है, विस्फोटक हैं, तमाम चीजें हैं। ऐसे में अब प्रशासन की ओर से तमाम पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों पर नजर रहनी चाहिए। 31 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने पर मनाही है। सुरक्षा के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। मौके पर पुलिस मुस्तैद है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का नोएडा से और जानकारी लेंगे। अविनाश, ये बताइए कि किस तरीके की सुरक्षा के मद्देनजर तैयारियां हैं, क्योंकि देखिए इतने सारे विस्फोटक इकट्ठे किए गए हैं, तमाम चीजें हैं, बहुत सेंसिटिव एरिया में तब्दील हो गया होगा। जी बिल्कुल, इस तरह अगर बात करें तो तैयारियां पूरी कर ली गई है। खासतौर से जब ट्विन टावर को मैं दिखाना चाहूँगा, जब ध्वस्त किया जाएगा तो आसपास 500 मीटर की जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पे ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। यहाँ पे भी पुलिस की जो तमाम सारे सुरक्षाकर्मी हैं वो मौजूद हैं। लगातार ये जो पूरी रोड है, अगर बात करें 200 मीटर तक, ये रोड को अभी से ही ब्लॉक करके रखा गया। अभी से क्या कहें, 13 अगस्त से, यानी कि जब से विस्फोटक लगाए जा रहे हैं तब से ब्लॉक करके इस रोड को रखा गया और लगातार यहाँ पे पुलिस की सुरक्षा मौजूद है। चूंकि 28 अगस्त को दिन तय हुआ है कि जिस दिन इसको धराशायी किया जाना है, सुबह 7 बजे तक तमाम सारे आसपास के पूरे एरिया को इवैक्यूएट करा लिया जाएगा, यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं उनको यहाँ से 500 मीटर की तकरीबन कम से कम दूरी पे भेज दिया जाएगा। और जितने भी फिर उसके बाद 7 बजे से लेकर के सुबह 11 बजे तक यहाँ पे पूरी सघन तलाशी होगी, चेकिंग होगी कि किसी फ्लैट पे कोई व्यक्ति न रह गया हो। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जितने आवारा पशु हैं, जितने अगर बात करें तो यहाँ पे जानवर हैं, उन सभी को यहाँ से दूर ले जाया जाएगा। तो ये पूरी कवायद यहाँ पे की जा रही है। और इसके साथ साथ आज से अगर बात करें तो धारा 144 लगा दी गई है और नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे कोई भी ड्रोन वगैरह इस तरीके की कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। और चूंकि अगर बात करें तो बगल में ही यमुना एक्सप्रेसवे है, जो कि अगर बात करें तो दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए, दिल्ली से कानपुर जाने के लिए अहम मार्ग है। तो उस दिन भी अगर बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे को भी बंद किया जाएगा तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब ये पूरा ट्विन टावर धराशायी किया जाएगा। चूंकि अगर बात करें तो जो पूरा मलबा गिरेगा, तो मलबे अगर बात करें तो जो मलबा अंदर साइड में गिरेगा उसको साफ करने का काम जो इस ट्विन टावर को ढा रही है वो करेगी। बाकी जो अगर सड़क पे और पार्क पे जो मलबा जाएगा इसको साफ करने का काम नोएडा अथॉरिटी करेगी। तो तमाम सारे कामों को यहाँ पे बांट दिया गया है कि किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। ये तमाम सारे अधिकारियों ने कल यहाँ पे मौका मुआयना करके एक दूसरे को तमाम सारी जिम्मेदारियों से अवगत करा दिया गया है। अब इंतजार है 28 अगस्त का, जब इस ट्विन टावर को ढाया जाएगा। तकरीबन 2:30 बजे के बाद का वक्त बताया जा रहा है कि उस समय फिर उसके बाद इस ट्विन टावर को ढाने का काम किया जाएगा। तो फिलहाल सारी तैयारियां कर ली गई हैं। अब बस इंतजार है 28 अगस्त का कि 28 अगस्त को किस तरीके से, जब 2:30 बजेंगे तो उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा पूरी तरीके से, सभी को यहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा और फिर इस टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार धराशायी कराया जाएगा। केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से निगरानी रख रही है कि यहाँ पे जब ये टावर धराशायी हो तो उसके बाद जो मलबा है, जो तमाम सारे अन्य चीजें हैं, वो पूरी तरीके से सुरक्षित यहाँ से बाहर जा सके और इस तरीके से दोबारा कोई कार्यवाही न करनी पड़े। इसको लेकर के भी पूरी तरीके से बिल्डरों पर भी सख्त नजर रख रही है। इसको लेकर कल अगर बात करें तो केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने भी साफ तौर पर बयान दिया था कि केंद्र सरकार की लगातार निगरानी इस ट्विन टावर को ढाने पर है। बिल्कुल अविनाश, और वहां से जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं उनको लेकर के क्या जानकारी है? उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली हैं और उनको भी, क्योंकि आसपास के फ्लैट खाली करने होंगे। जी करेगा, तकरीबन 7000 परिवार है यहाँ पे जिनको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर बात करें तो जो तमाम सारे सोसाइटी हैं आसपास के, उन सोसाइटी में जाकर के पहले अथॉरिटी के लोग हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं वहाँ पे सभी से बातचीत कर चुके हैं और जो वहाँ पे सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं उन तमाम सारे लोगों को ताकीद की जा चुकी है कि आपको यहाँ पे फ्लैट्स खाली करके निकलना होगा। सभी ने अपनी अपनी तैयारियाँ कर ली है। कुछ अगर बात करें तो अपने आसपास के नज़दीकी रिश्तेदारों के यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो कुछ लोग अगर बात करें तो आधे 1 घंटे के लिए सोसाइटी से बाहर होंगे। तो ये तमाम सारी तैयारियाँ
कर ली गई है। फिलहाल अगर बात करें तो पूरी तरीके से यहाँ पे सभी को सूचित कर दिया गया और जितने भी यहाँ पे आवारा पशु हैं उनको भी पकड़ने का काम बिल्कुल अविनाश, ये तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इंतजार वाकई रविवार का है, 28 अगस्त का है, जब दोपहर 2:30 बजे के करीब 12 सेकंड के भीतर ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी। शुक्रिया अविनाश, तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसी खबर पर ट्विन टावर के 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त किए जाने पर एडिफिस कंपनी के इंडियन ब्लास्टर चेतना दत्त ट्विन टावर के ब्लास्ट का फाइनल बटन दबाएंगे। उनके साथ ब्लास्टर जोसेफ ब्रिक्समैन समेत 6 लोग होंगे जो 100 मीटर के दायरे में उस दौरान मौजूद रहेंगे। चेतन दत्ता से इस पूरे प्रोसेस के बारे में क्या कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रयागराज से खबर है, जहां नैनी में मसाला व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई है। अरीवा कंपनी के सामने देर रात अमित जायसवाल की हत्या की खबर मिल रही है। हत्या के बाद हमलावर असलहा लहराते हुए फरार भी हुए हैं। नैनी पुलिस केस दर्ज करके मामले की जांच में जुट चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का फोन लाइन पर मौजूद है। मोइन, क्या जानकारी मिल रही है, कौन है ये व्यापारी और पुलिस महकमे से क्या जानकारी? देखिए, प्रयागराज के 25 साल के युवा व्यापारी हैं जो शहर के गल्ला मंडी इलाके में रहते थे। कल वो अपने घर नहीं पहुंचे, शाम को कारोबार करने के लिए निकले थे और देर रात परिवार वालों को ये जानकारी मिली कि उनकी जो डेड बॉडी है, उनका जो शव है, वो नैनी इलाके में अरीवा कंपनी के पास पड़ा हुआ है। खून से लथपथ पड़े हुए थे। पहले पुलिस ने ये कहा कि ये एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन जब छानबीन की गई और परिवार वालों ने भी पूरे शव को जो है देखा तो पता ये चला कि गोली मारे जाने की का मामला सामने आया जो है। बहरहाल परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। परिवार वाले फिलहाल किसी खास रंजिश की बात नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि किसी से कोई ऐसा विवाद नहीं था कि जिसमें हत्या की जाती। कुछ लोगों पर शक जरूर जताया गया है जिनसे विवाद कुछ चल रहा था छोटा मोटा। अब पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जांच पूरी की जाएगी और इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिरकार व्यापारी की हत्या किसने की, किस मकसद से की और जो भी आरोपी होंगे उनकी पहचान बिल्कुल मोइन, देखना होगा कि 25 साल का ये युवा व्यापारी है, इसकी किसने जान ली है और पुलिस की जांच कहां जाकर के खत्म होती है। शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से ओएसडी मोतीलाल सिंह की मौत की खबर मिल रही है। देखिए, छुट्टा पशुओं को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे में ओएसडी मोतीलाल सिंह की पत्नी घायल बताई जा रही है, जिनका इलाज गोरखपुर में चल रहा है। पत्नी को गोरखनाथ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। यह हादसा पेश आया लखनऊ के लिए जब वो रवाना हो रहे थे। गोरखपुर से लखनऊ जाते समय खजौला के पास यह हादसा हुआ है। छुट्टा पशुओं को बचाने के चक्कर में उनकी ये एसयूवी कार की हालत देखिए आप। ओएसडी की मौत की खबर है। इनकी पत्नी भी इसी कार में मौजूद थी, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। देखिए, ओएसडी के हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम ऑफिस ने ट्वीट करके लिखा है, जो कंटेंट है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखपुर के श्री मोतीलाल जी के सड़क दुर्घटना में दुखद निधन पर शोक प्रकट किया है। महाराज जी ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ओम शांति। तो देखिए, ओएसडी के निधन पर यह ट्वीट आया है। सीएमओ ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का ये कंटेंट आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम ने दुख जताया है और ओएसडी की पत्नी भी इस वक्त जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। अस्पताल में वो भर्ती हैं, उन्हें भी गंभीर रूप से घायल अवस्था में भर्ती कराया गया है। अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि कार की जो हालत दिखाई दे रही है, स्कॉर्पियो कार है, उसकी हालत दिखाई दे रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट के बाद हालत हुई होगी। फिलहाल ओएसडी के निधन की खबर है, लेकिन ओएसडी की पत्नी अभी अस्पताल में भर्ती है। आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिशन 2024 के फतेह के पश्चिम पथ की, ताकि दिल्ली के सिंहासन पर भाजपा सरकार बनाने की हैट्रिक लग सके। यूपी में लगातार मिशन 2024 को लेकर के भाजपा काम कर रही है। इसी बीच सीएम योगी आज से 2 दिवसीय पश्चिमी यूपी दौरे पर हैं। आज से 2 दिन का ये पश्चिमी यूपी का दौरा है सीएम योगी का। मेरठ मंडल का वो दौरा करेंगे, कई सौगातें दे सकते हैं।
मेरठ और हापुड़ में विकास कार्यों का वो निरीक्षण भी करेंगे। इसके साथ ही आपको बताएं, अफसरों के साथ बैठक है, जनसभा का कार्यक्रम है और कल गाजियाबाद बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां सभी जगहों पर सीएम योगी न सिर्फ विकास कार्यों पर नजर डालेंगे, खुद निरीक्षण करेंगे, बल्कि अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और यहां भी जनसभा का कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर के विकास कार्यों की समीक्षा होगी, स्थलीय निरीक्षण होगा, अधिकारियों के संग बैठक होगी। आज बारी है मेरठ और हापुड़ मंडल की, कल गाजियाबाद और बुलंदशहर की। तो ताबड़तोड़ दौरों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैनी नजर बनाए हुए हैं। न सिर्फ नजर बल्कि जमीनी हकीकत से रूबरू होने के लिए वो खुद पहुंच रहे हैं। दौरों की अगर बात करें, आज पश्चिमी यूपी में शुरुआत मेरठ मंडल से है। तो सीएम योगी के दौरे से जुड़ी जो जानकारी है वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। आज की अगर आप बात करते हैं तो मेरठ और हापुड़ जाएंगे सीएम योगी, जहां मेरठ में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। स्वच्छता के तहत ये भी एक कार्यक्रम है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम और अधिकारियों के साथ कानूनी समीक्षा करेंगे। कानून व्यवस्था पर उनकी नजर है। सीसीएस यूनिवर्सिटी में अभ्युदय योजना के तहत टैबलेट भी बांटेंगे। और हापुड़ आइए तो हापुड़ में आपको बताएं, 800 करोड़ की सौगात सीएम योगी आज हापुड़ वालों को देंगे। जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण भी करेंगे। यहां पर एमएनसीयू वार्ड का उद्घाटन भी करेंगे, लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे। हापुड़ में एक जनसभा भी है जिसे वो संबोधित करेंगे। ये तो रही आज की बात। आइए कल की बात करते हैं। तो कल दौरों के लिए गाजियाबाद बुलंदशहर है, सौगात का दिन होगा। यहां पर भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो पाइपलाइन में है, एकदम अलाइंड है। तमाम अधिकारी चौकन्ना है। लेकिन इस वक्त हलचल पश्चिमी यूपी में बड़ी तेज है सीएम के आगमन को लेकर के, उनके दौरे को लेकर के। इसीलिए लिए चलते हैं मेरठ। हमारे सहयोगी सनुज शर्मा का रुख करते हैं, क्योंकि मेरठ से ही पश्चिमी यूपी के दौरों की शुरुआत हो रही है। सनुज, ऐसे में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के खास तौर पर चर्चा रहेगी, निगाहें रहेगी सीएम की? देखिए, कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंच जाएंगे और वो यहाँ पर उनके कई कार्यक्रम हैं। मंडलीय समीक्षा भी करेंगे, कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे और जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनकी प्रगति क्या है, उनकी स्थिति क्या है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। और मेरठ मंडल का ये मुख्यमंत्री का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अभी आपने देखा था कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सहारनपुर गए थे और सहारनपुर से मुख्यमंत्री ने पूरे पश्चिम को मतने की कोशिश की थी। आज फिर उसी मेरठ मंडल से आसपास के जो तमाम जिले हैं उनको पूरे मतने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री मेरठ आएंगे और मेरठ आने के बाद देखिए कि जो नगर निगम की है, ये जो नगर निगम की कूड़ा गाड़ियां हैं, इनको यहाँ हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री रवाना करेंगे। देखिए 76 गाड़ियां हैं यहाँ पर डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले और इसी के साथ ही 5 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर हैं कि ये 5 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर जो है, अब तक आपने देखा कि शहर में जगह जगह जो कूड़ा है वो खत्तों पर लाकर डाल दिया जाता है, लेकिन अब सीधा जो डोर टू डोर गाड़ियाँ कूड़ा लाएंगी वो सीधा यहाँ कॉम्पैक्टर में डाला जाएगा, उसको पैक करके दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। आप ये देखिए 76 गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। चूँकि मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड हैं, तो इन 90 वार्डों में किसी तरह की जो कूड़े को लेकर परेशानी ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो अब यहाँ पर जो आज ये 76 गाड़ियां हैं, इसके बाद नगर निगम में जो कूड़ा गाड़ियों की संख्या है वो बढ़कर करीब 270 के करीब हो जाएगी। यानी एक वार्ड में 3 गाड़ियां आराम से जा सकती हैं। इनको मुख्यमंत्री यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और देखिए कि ये यहाँ पर जो सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। देखिए तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री का जो हेलीपैड है वो वहाँ पर बना हुआ है, उसका तमाम जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पल पल की अपडेट यहाँ पर लेते नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पुलिस लाइन में हरी झंडी दिखाने के बाद सीधे मुख्यमंत्री यहां से कमिश्नरी सभागार चले जाएंगे और कमिश्नरी सभागार में वहां जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। उनकी परेशानियां क्या, समस्या क्या है, मेरठ के लिए क्या और बेहतर होना चाहिए, जितना मुख्यमंत्री ने किया उससे और कितना और बेहतर हो सकता है, क्या भविष्य की योजनाएं हैं, तो उन पर काफी देर तक मंथन होगा। और उसके बाद जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं, संबंधित विभागों के अधिकारी हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे और उस बैठक में जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी शामिल रहेंगे। और यहाँ इसके बाद फिर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री जाएंगे, वहां पर जो टैबलेट है उनका वितरण करेंगे। एक दो जगह मुख्यमंत्री कहीं ग्राउंड पर जाकर भी निरीक्षण कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार ये अपने आप में एक समझने वाली बात है कि मुख्यमंत्री जिस भी जिले में योजनाएं चल रही हैं और जब मंडलीय समीक्षा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी जिले में मौके पर जाकर निरीक्षण करते हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जिस तरीके से गड़बड़ी की बात होती है, काम में देरी की बात होती है, तो जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री मौके पर जाकर मौका मुआयना कर रहा है तो आप समझिए
लीजिए कि अधिकारियों पर कितना प्रेशर रहेगा, गड़बड़ियां नहीं होंगी, विकास की जो गति है वो अपनी स्पीड से चलेगी, जो काम और वक्त निर्धारित किया गया उसके हिसाब से काम होगा। रही बात इसकी कि देखिए 2024 आ रहा है, उस 2024 से पहले आप देखिए कि मुख्यमंत्री का सहारनपुर जा रहा है और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में जिस तरीके से उनके अधिकारियों की मंडलीय समीक्षा बैठक करना, तमाम योजनाओं के बारे में जनप्रतिनिधियों से पूछा गया कि वो सहारनपुर के लिए क्या चाहते हैं, शामली के, मुजफ्फरनगर के लिए, तमाम चीजें निकलकर सामने आई। और ऐसे ही मुख्यमंत्री का मेरठ आना, मेरठ के बाद हापुड़ जाना, हापुड़ के बाद गाजियाबाद जाना और गाजियाबाद के बुलंदशहर उनका कार्यक्रम है। तो 2 दिन का जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम है बेहद अहम है। पश्चिम के रहेगा दौरा, मेरठ को लेकर के सौगातों से भरा दिन है, निरीक्षण से भरा दिन है, अधिकारी चौकन्ना है। जैसे तस्वीरें आएंगी सनुज हम आपका रुख करेंगे, आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां हम आपको अपने दर्शकों को ये जरूर बताएंगे कि ट्विन टावर पर क्या अपडेट है। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चले कि किस तरीके से अब ताबड़तोड़ दौरों का दौर शुरू हो चुका है सीएम योगी के। भाजपा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 28 अगस्त को लखनऊ आएंगे और भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की तैयारियां तेज हैं। संगठन की ओर से तय कार्यक्रम के मुताबिक लखनऊ में स्वागत की तैयारी चल रही है, जहां प्रदेश मुख्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी पार्टी कार्यालय पर मौजूद रहेंगे और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। 28 तारीख को वो लखनऊ आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश कार्यालय पर नए अध्यक्ष की तैयारियां जोरों पर हैं और इस दरमियान सीएम, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे पार्टी कार्यालय पर नए प्रदेश अध्यक्ष की तैयारियों को लेकर के। नेतृत्व माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सारे लोग मिशन मोड में काम कर रहे हैं और इस प्रदेश के, इस देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, जनता की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश की और देश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और उसका परिणाम आप सब लोग देख रहे हैं, मुझे विश्वास है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, सभी अपने प्रदेश के नेतृत्व बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने ये काम दिया है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य पार्टी की बागडोर में ये आई है। मैं पूरे मनोयोग से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो नेतृत्व की अपेक्षा है उसे पूरा करने का काम करूंगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। संगठन की कमान भूपेंद्र चौधरी को सौंप दी गई है, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उनके नेतृत्व में पूरी क्षमता है। ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो गया है। पश्चिम से आने वाले जाट नेता भूपेंद्र चौधरी अब बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। किस तरीके से उनके सामने चुनौतियां होंगी और क्या जो 2024 में 80 का लक्ष्य है वो मिल पाएगा बीजेपी को, इस पर बात करेंगे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से। ब्रजेश जी, नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई, नया व्यक्ति आता है, समय लेता है, चाहे चुनौतियां भी बहुत। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक का कार्यकर्ता एक एक उनसे परिचित है। उन जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से प्रदेश के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी है जो वास्तव में उस लायक है और उनके अंदर नेतृत्व की अपार क्षमता है। पुराने संगठन करता हैं और मृदुभाषी हैं। एक एक कार्यकर्ता को समायोजित करके एक माले में पिरोकर रखना, संगठन की उनकी क्षमता को पहले 2 बार क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में हम लोग जान चुके हैं और मैं उन्हें बधाई देता हूं और पुनः जो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होगा मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी उनके नेतृत्व में और प्रदेश संगठन उनके आने से बहुत मजबूत हुआ। सवाल ये है कि पश्चिम से तो आपके संगठन महामंत्री भी आ गए, पश्चिम से अब प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए, बात हो रही थी कोई ब्राह्मण बनेगा। प्रदेश को इस प्रकार से न देखिए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। और आपने देखा भारतीय जनता पार्टी एक बाग के एक ऐसे गुलदस्ते के रूप में समाज में अपना स्थान बना पाई है कि हर वर्ग, सभी समाजों का, सभी धर्मों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है।
आपके 7 मंत्री हैं नितिन अग्रवाल, उन्होंने कल ट्वीट कर दिया अखिलेश यादव को औरंगजेब बता दिया। जानते तो हैं- समाजवादी पार्टी कह रही है आप नरेश जानते हैं- अग्रवाल का पुराना वीडियो ट्वीट आप कर। जानते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडे माफिया लफंग उनके डीएनए में है, उनके रक्त में है, और अपनी पुरानी जो उनकी परंपरा है उसको भूल नहीं पा रहा है। अभी जैसे जिस प्रकार जेल में जाकर एक कुख्यात अपराधी से भेंट करके उन्होंने जनता के सामने प्रदर्शित किया है, जो उनका अतीत है कि गुंडे माफिया मवालियों को महिमा मंडित करना, उससे वो दूर नहीं हो पा रहे हैं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बीजेपी के नए कमांडर बने हैं भूपेंद्र चौधरी बहुत सरल हैं, सौम्य व्यवहार के हैं, सभी कार्यकर्ताओं को जानते हैं, लंबे समय से संगठन का काम कर रहे हैं। इसका फ़ायदा मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। और साथ ही साथ जिस तरीके से ट्विटर वॉर चल रहा है खासतौर से नितिन अग्रवाल और समाजवादी पार्टी के बीच, इस पर साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी किस तरह की पार्टी है ये सभी को पता है। कैमरे में प्रमोद के साथ अनवर शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।